और 15 तारीख को जब मैं बोलूँगा तो ये रिकॉर्डिंग होगा और ये रिकॉर्डिंग आपको सुनने को मिलेगा। तो मैं इस विषय पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ ताकि लोगों को कुछ बातें आज आज़ादी के 75 साल हो गए इस मौके पर, क्योंकि चर्चा सारे देश भर में आज़ादी के 75 साल की चल रही है, अमृत महोत्सव की चर्चा चल रही है। तो उस संदर्भ में कुछ बातें बताना प्रासंगिक होगा और आपको भी जानने की उत्सुकता हो सकती है। साथियों, तो इस विषय को मैं इस तरीके से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि आज़ादी का आंदोलन नहीं था, वह ब्राह्मणों के आज़ादी का आंदोलन था, मूल निवासी बहुजनों के आज़ादी का आंदोलन नहीं था। वो मूल निवासी बहुजनों के गुलामी को मजबूत करने का आंदोलन था, दृढ़ करने का आंदोलन था, आज़ादी का आंदोलन नहीं था। तो मैं कुछ बातें मोटी मोटी, क्योंकि बहुत लंबा विषय है, इस पर मैं 3 घंटे पहले बोल चुका हूँ। आज के संदर्भ में और बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत सी नई बातें इसमें बताई जा सकती हैं, मगर मैं कुछ मोटी मोटी बातें ताकि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल जाए। साथियों, जो सो कॉल्ड तथाकथित आज़ादी के आंदोलन का कार्य संगठित रूप से 1885 को कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस की स्थापना करने से शुरू किया गया। तो 1885 को कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये सारे के सारे नाम ब्राह्मणों के। ये जो आज़ादी का संगठित आज़ादी का आंदोलन ये ब्राह्मणों के द्वारा शुरू किया गया था। और जब ये कांग्रेस की स्थापना की गई तो उस स्थापना में गांधी जी शामिल नहीं थे। ये गांधी जी भारत में ही नहीं थे, शामिल नहीं थे। ये कहने के बजाय गांधी जी भारत में ही नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका में थे। बहुत सारे लोगों को ये मालूम तो है कि गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी का आंदोलन चला, मगर गांधी जी आज़ादी के आंदोलन को नेतृत्व देने वाला जो कांग्रेस संगठन है उसकी स्थापना में शामिल नहीं थे। जब 1885 को आज़ादी का आंदोलन संगठित रूप से कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया, उसके पहले 1885 से पहले 1848 को हमारे आज़ादी का आंदोलन ज्योतिराव फुले के नेतृत्व में शुरू किया जा चुका था। मैं हिस्टोरिकल बात आप लोगों को तारीखों के साथ बोल रहा हूं। और गुलामगिरी नाम का जो किताब ज्योतिराव फुले ने लिखा, ये लिखी हुई बात है, डॉक्यूमेंट्री है, उसमें उन्होंने लिखा जो पर्यंत इंग्रज भारतात आहे तो पर्यंत संधी आहे, त्या संधीचा फायदा घेऊन लवकरात लवकर ब्राह्मणांच्या गुलामगिरीतून शूद्र आणि अतिशूद्रांनी मुक्त व्हायला हवे। शूद्र म्हणजे कोण? तर सर्व ओबीसी, कुणबी, मराठा। अतिशूद्र कोण? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉमिडिक ट्राइब। वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इस शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए कि हम किसको जगाने का काम कर रहे, किसको जोड़ने का काम कर रहे और किसको लेकर संगठित शक्ति निर्माण करने का काम कर रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए।
तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये भाषण नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले। तो जब ये आंदोलन शुरू किया गया 1848 को, तो आप लोगों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, हमारे महापुरुषों के आंदोलन का कोई इतिहास सारे देश भर में कहीं पर भी पढ़ाया नहीं जाता। उन लोगों का बताया जाता है, हमारे महापुरुषों का आंदोलन नहीं पढ़ाया जाता। तो हमें यही मालूम है कि आजादी का आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चला था। हमको, हमारे पढ़े लिखे लोगों को, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने भी पढ़ाई की है, उनको केवल इतना ही मालूम है कि आजादी के आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। मगर जब हमारे आजादी का आंदोलन इस देश में शुरू हुआ था 1848 को, ज्योतिराव फुले उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो गांधी जी पैदा भी नहीं हुए थे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए। ज्योतिराव फुले ने जब हमारे आजादी का आंदोलन शुरू किया, नेतृत्व शुरू किया करना, उसके 21 साल बाद गांधी जी पैदा हुए। 2 अक्टूबर 1869 को कैलकुलेट करो, तो गांधी जी तो पैदा ही नहीं हुए थे जब हमारे आजादी का आंदोलन इस देश में शुरू हुआ था। यह बात तो भारत के एजुकेशन के सिलेबस में कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता। तो हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को मालूम कहां से होगा? इसलिए हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं है। हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं है, लिखे पढ़े लोग हैं। चलो, कुछ लोगों को समझ में आ गया। लिखे पढ़े, ब्राह्मणों ने किताबों में लिखा, हमने पढ़ा। लिखे पढ़े, और जो उन्होंने लिखा वो केवल हमने पढ़ा नहीं, हमने उसे मान लिया। मैं नहीं मान रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि यह गलत बात है, और सबूतों के साथ आपको बता रहा हूं। इसलिए जो आजादी का आंदोलन चलाया गया था 1885 को जब स्थापना हुई थी, तो उस समय जो ब्राह्मण लोग कांग्रेस की स्थापना कर रहे थे, उन्होंने, क्योंकि उस समय बहुजन समाज का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा मुक्तिदाता, सबसे बड़ा विजनरी लीडर ज्योतिराव फुले थे, तो उन्होंने ज्योतिराव फुले के पास आदमी भेजा। ज्योतिराव फुले का मृत्यु 1890 में हुआ था, कांग्रेस की स्थापना होने के 5 साल बाद, तो जीवित थे। तो कांग्रेस के ब्राह्मणों ने एक ब्राह्मण को उनके पास भेजा। उसको वो ब्राह्मण प्रगतिशील ब्राह्मण कहते थे, उस ब्राह्मण को भेजा कि जाओ ज्योतिराव फुले को राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल करवाओ। वो गया, मगर ज्योतिराव फुले नहीं माने। उन्होंने कहा, ये राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, ये राष्ट्रीय सभा नहीं है। मराठीमध्ये त्यांनी लिहून ठेवलं, ही भट सभा आहे, ही ब्राह्मण सभा है। ये ज्योतिराव फुले ने लिख कर रखा। ये किताबें पढ़नी चाहिए हमारे लोगों को। हमारे लोग दुनिया भर की कचरा किताबें पढ़ते रहते हैं, जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ते नहीं है। ये लिख के रखा, मैं पढ़ा, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बता रहा हूं, बगैर एविडेंस के कोई बात नहीं कर रहा हूं।
मैं अपने जीवन में कभी कोई माइक पर बगैर एविडेंस के कोई बात नहीं करता, और बहुत उग्र बात करता हूं, फिर भी कोई केस मेरे ऊपर नहीं है। उनको मालूम है, वामन मिश्रा बोला हाँ वो बगैर सबूत के नहीं बोलेगा। कोई ब्राह्मण मेरे खिलाफ कोई एफआईआर या कोई केस दायर करने का आज तक उन्होंने हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनको मालूम है कि वामन मिश्रा बोला है वो बगैर सबूत के वेरीफाई किए बगैर बोलने वाला ही नहीं है। मुझे जब सबूत नहीं मिलते हैं तो मैं लंदन में जाकर लाता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों के बहुत सारे सबूत जो है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट अंग्रेज लोग लंदन लेके गए, वहां मिलते हैं। मैं एक मनुस्मृति की किताब जो बाबा साहब अंबेडकर रेफर करते थे किताब लिखने के लिए, रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन में, उस मनुस्मृति का उन्होंने रेफरेंस दिया, वो भारत से ब्राह्मणों ने गायब कर दिया। बाबा साहब ने उस मनुस्मृति का रेफरेंस में इस्तेमाल किया, इस वजह से ब्राह्मणों ने वो मनुस्मृति गायब ही कर दिया। तो मैं लंदन गया, लंदन में इंक्वायरी किया कि वो चाहिए मुझे, कहा कि मिलेगी मगर वो लंदन में नहीं। ये कहाँ मिलेगी? कहा ऑस्ट्रेलिया में। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में क्यों? वहां भी हमारे अंग्रेज हैं। वहां भी? हाँ वहां भी। तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर 200 साल पुरानी मनुस्मृति लाया, रिकॉर्ड रखा। तो बगैर वेरिफिकेशन के कोई बात नहीं बोलता हूं। हमारे तो बहुत सारे लोगों को वेरिफिकेशन किसको बोलते हैं ये भी मालूम नहीं है, तो केवल वकीलों को समझ में आता है, वो भी बंसोड़े साहब जैसे विद्वान आदमी को समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता वेरिफिकेशन किसको बोलते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं बगैर वेरिफिकेशन के किसी बात को आप लोगों के सामने कभी नहीं रखता, वो मैं अपने ही लेवल पर उसको डिलीट कर देता हूं। तो मैं आप लोगों को बात समझा रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो आजादी का आंदोलन चल रहा था उसमें ज्योतिराव फुले को शामिल करने की ब्राह्मणों ने कोशिश की। ज्योतिराव फुले ने कहा कि ये राष्ट्रीय सभा नहीं है, ये ब्राह्मण भट्ट सभा है, उसमें मैं शामिल होने वाला नहीं हूं। ज्योतिराव फुले उसमें शामिल नहीं हुए, और उनका ये मानना था कि ये लोग हमारे आजादी का आंदोलन नहीं चला सकते। तो उन्होंने गुलामगिरी में लिख कर रखा, जो पर्यंत इंग्रज भारतात आहेत तो पर्यंत शूद्रांनी अतिशूद्रांना संधी आहे, आणि त्या संधीचा फायदा घेऊन शूद्रांनी अतिशूद्रांनी जल्दी करावी जागृत होण्याची आणि ब्राह्मणांच्या गुलामगिरीतून मुक्त व्हावे। ध्यान रखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त व्हावे ऐसा ज्योतिराव फुले ने नहीं लिखा। ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करनी होगी, अंग्रेजों के नहीं। उस समय इस सिद्धांत को प्रचार में लाया गया था कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। ज्योतिराव फुले इस सिद्धांत को मानने के लिए राजी नहीं थे। वो ये मानते थे कि अंग्रेजों के आने के पहले ब्राह्मण गुलाम नहीं थे। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। अंग्रेजों के आने के पहले ब्राह्मण आजाद थे, और जब ब्राह्मण आजाद थे तब हम गुलाम थे। तो इसका मतलब है कि अंग्रेजों ने आने के बाद हमें गुलाम बनाया, ये थ्योरी गलत है, ये थ्योरी ही गलत है। तो मैं कांग्रेस में क्यों शामिल हूं? ध्यान रखो, बहुत फंडामेंटल बात आपको बता रहा हूं। ज्योतिराव फुले जो बौद्धिक बात करते हैं, जो दिमाग की बात करते हैं, और उस वजह से बाबा साहब आंबेडकर के पास
दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां है, मगर वो ज्योतिराव फुले के पास एक भी डिग्री नहीं है, उसको गुरु मानते हैं। तो गुरु मानने की वजह, ज्योतिराव फुले को बाबा साहब आंबेडकर गुरु मानते हैं तो वजह है, बड़े बड़े सिद्धांत ज्योतिराव फुले ने बताए, और जो बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि ज्योतिराव फुले को ही फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ये लिख के रखाओ। तो ज्योतिराव फुले के द्वारा कांग्रेस को साथ सहयोग और समर्थन देने के लिए विरोध था, उसका सैद्धांतिक कारण था। वो कांग्रेस के इस सिद्धांत से सहमत नहीं थे कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को गुलाम बनाया। अंग्रेज आने के पहले ब्राह्मण आजाद थे, और जब ब्राह्मण आजाद थे तब भी हम गुलाम थे, और ये गुलामी अंग्रेजों की थोपी हुई नहीं थी, ब्राह्मणों के द्वारा थोपी हुई गुलामी थी। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई। जाति व्यवस्था में 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा। ब्राह्मणों ने अस्पृश्यता का निर्माण किया, ब्राह्मणों ने आदिवासियों का अलगीकरण किया, ब्राह्मणों ने महिलाओं को दास बनाया, ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग पर शूद्रत्व थोपा। आप लोग हिंदुत्व कहते हो, मैं हिंदुत्व नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा। शूद्रत्व ये वास्तविकता है, ये थोपा उन्होंने पिछड़े वर्ग पर, ओबीसी पर, और इसके लिए उन्होंने शिवाजी महाराज को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने संभाजी महाराज को भी नहीं छोड़ा। बाकी लोगों को छोड़ने की छोड़ो, उन्होंने शिवाजी महाराज को नहीं छोड़ा, उन्होंने संभाजी महाराज को नहीं छोड़ा, उन्होंने यशवंतराव चव्हाण को नहीं छोड़ा। आणि काल परवा फडणवीसनी पवार साहेबांना गुंडवून टाकले। एक कालची गोष्ट सांगून राहिलो, तुम्हाला कळते की नाही कळत मला माहित नाही, परंतु कालच एका बामणानी पवार साहेबाला गंडवून टाकले, आणि एकाला ज्युडिशियल कस्टडी मध्ये पाठवून दिलंय। महाविकास आघाडी बनवणारे दोन जे शिल्पकार होते, हे फॅक्ट भागवून राहिले बनसोडे साहेब। हे आम्हाला कळलं पाहिजे, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। हे मला मराठी येते, मराठी येते, मला व्यवस्थित येते। हिंदी में मैं सारे देश में ये जाता है ना, ये जो है ना सोशल मीडिया में, वो सारे देश को सुनने को मिलना चाहिए, इसलिए हिंदी में बोलता हूं। सब लोग जानना चाहते हैं, मेरे डेली कार्यक्रम चलते हैं सारे देश भर में, किसी भी स्टेट में हो तो सारे देश के लोग, दुनिया के लोग सुनते हैं, लंदन में सुनते, न्यूयॉर्क में सुनते, सारी दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए। ये सोशल मीडिया है, ये ग्लोबल मीडिया है, ये लोकल मीडिया नहीं है। अखबार वाले हमारी नहीं छापते, तो अभी हमको उसके छापने की जरूरत नहीं है, ये सारे दुनिया में फैला देता है। तो ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इस बात को समझना जरूरी, पहली बात। दूसरी बात, जब कांग्रेस के द्वारा आजादी का आंदोलन चला, उसका पहला नेतृत्व गांधी जी के पास नहीं था, तिलक के पास था। और तिलक क्या कहते थे? तिलक जो है वो हमारे आजादी की बात नहीं करते थे, वो हमारे आजादी के विरोध की बात करते थे। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु ऐसा कहने वाले तिलक तेल्या तंबोळ्यांसाठी, त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी, उनके आजादी के लिए राजी नहीं थे, उनको आजादी देने के पक्ष में नहीं थे। ये बातें उन्होंने यवतमाल में, भुसावल में, आकोला में पब्लिक मीटिंग में कही,
और उनका जो अखबार निकलता था केसरी, वो केसरी में छपा हुआ है और मेरे पास सबूत है। तो बाल गंगाधर तिलक हमारे आजादी के, मूल निवासी बहुजनों के आजादी के समर्थन में नहीं थे। वो अंग्रेजों के साथ बात करना चाहते थे, अंग्रेजों को कहते थे, क्या कहते थे? आप विदेशी हो, हम भी है। वो कहते थे बाल गंगाधर तिलक, आप विदेशी हो, हम भी विदेशी है, हम दोनों आपस में मिल जाते हैं और एतद्देशीय प्रजेवर दोघ मिळून आपण राज्य करू। एतद्देशीय, त्या काळात हा शब्द वापरला जायचा मराठीमध्ये। यह शब्द यूज किया जाता था कि उस समय की प्रजा पर अंग्रेज और ब्राह्मण लोगों को मिलकर राज करना चाहिए। तुम ही राजा रहा, तुम राजा रहो, तुम राजा रहो, तुम प्रधानमंत्री रहो, सत्ता तुम्हारे नियंत्रण में रखो। तिलक, प्रशासन का अधिकार हमें दे दो। दिल्ली में तुम राजा रहो, जिले में जिलाधिकारी, पंडित को रखो, ब्राह्मण को रखो, और इस तरह से दोनों मिलकर यहां की प्रजा पर राज करेंगे। ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये राष्ट्रवादी लोग, इनका असली चेहरा जो है, ये इनका असली चेहरा, ये लोग हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते थे और प्रचार करते थे आजादी का आंदोलन है। आजादी के आंदोलन को इतने साल हो गए, उतने साल हो गए। अरे आजादी का आंदोलन ही आजादी का आंदोलन नहीं था। ये मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बता रहा हूं। वो आजादी कहां से मिलेगी? 1918 को बाबा साहब आंबेडकर ने रिटर्न मेमोरेंडम दिया, साउथबरो कमीशन को, और कहा हमारे लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हमारे लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। आज तक हमारे पढ़े लिखे लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे अनपढ़ लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता, ये नहीं कह रहा हूं। हमारे पढ़े लिखे लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता। बाबा साहब आंबेडकर 1918 को कह रहे हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। लिखित दस्तावेज है 1918 का, बाबा साहब आंबेडकर ने रिटर्न मेमोरेंडम दिया। उस समय बाबा साहब आंबेडकर की उम्र केवल 27 साल की थी, केवल 27 साल की उम्र थी। तब उन्होंने कहा हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? नामधारी प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, नामधारी प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। अगर कांग्रेस शेड्यूल कास्ट के लोगों को नॉमिनेट करती है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को नॉमिनेट करती है, ओबीसी के लोगों को नॉमिनेट करती है, नरेंद्र मोदी ये आरएसएस का नॉमिनेटेड पीएम है, इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण। ए रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ओबीसी का भी, और अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की जाति आधारित गिनती के विरोध में हलफनामा दाखिल नहीं करता। ओबीसी का आदमी ओबीसी के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है और उसका विरोध करता है। नरेंद्र मोदी को मेरे से कम समझ में आता है,
है? ऐसा कहा जा सकता है? गलत बात है। मेरे से ज्यादा समझ में आता है, मेरे से ज्यादा समझ में आता है, इसीलिए मैं सड़क पर घूम रहा हूं। और वो लोग प्रधानमंत्री बना हुआ है, मेरे से ज्यादा समझ में आता है। वामन मेश्राम की तरफ से चल लीजिए तो सड़कों पर घूमना पड़ेगा। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव बनकर तो प्रधानमंत्री बना जा सकता है। गधे से गधे आदमी को आपको कंपैरेटिवली समझाता हूं। गधे से गधा आदमी, ऐसा होता नहीं है, मगर एग्जाम्पल समझ में आने के लिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। गधे से गधे आदमी को ढूंढो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो, वो पूछेगा क्या करो? ये कुल्हाड़ी ले लो, अपना लेफ्ट पैर इस कुल्हाड़ी से काटो। तो गधे से गधा आदमी क्या कहेगा? गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं, गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं हो कि अपने ही हाथों से अपना पैर काटूं। तो जो गधे से गधे आदमी को समझ में आता है, और नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आता। ऐसे कैसे कहा जा सकता कि नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आता? उसको भी आता है, मगर वो ये सोचता है कि ऐसा करने से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी जो है सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का आदमी अपने को कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी के आदमी के पास नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है और रियल रिप्रेजेंटेशन आरएसएस के पास है। फैसले लेने का अधिकार आरएसएस के पास है। इसलिए आरएसएस ने फैसला लिया ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी, और उस पर अमल करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। तो नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर। ये नॉमिनेटेड एंड रियल रिप्रेजेंटेशन का जो शब्द है, ये मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर से लिया। आज भी हमारे लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन एंड रियल रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता है। पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता है। 131 मेंबर पार्लियामेंट संसद में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं। ये पूना पैक्ट के तहत चुनकर जाते हैं, जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत चुनकर जाते हैं। ये सारे के सारे, और ये सारे के सारे जो चुनकर जाने वाले लोग हैं जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत, ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। क्योंकि 1918 को बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस बात का विरोध किया था कि रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं चाहिए, मगर अंग्रेजों ने नहीं माना। उन्होंने नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का ही अधिकार दिया। बाबा साहब आम्बेडकर को बॉम्बे काउंसिल में और डॉक्टर सोलंकी को गुजरात में बॉम्बे काउंसिल में 2 लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नॉमिनेट किया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बता रहा हूं। और उसके तहत बाबा साहब आम्बेडकर ने, ये दूसरों की औकात नहीं है, बाबा साहब आम्बेडकर ने नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद भी अंग्रेजों की एक बात नहीं मानी। उन्होंने हमारे लोगों की बॉम्बे काउंसिल में लड़ाई लड़ी। सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उन्होंने क्या क्या बोला वहां। बॉम्बे काउंसिल का सारा रिटर्न में रिकॉर्ड अवेलेबल है, अंग्रेजी में उनके स्पीचेस अवेलेबल है। और इसके आधार पर यह बात बता रहा हूं। और इसके तहत जो बॉम्बे काउंसिल में कानून पास हुआ था राव साहेब बोले का, उसी के तहत चौदार तालाब का सत्याग्रह चला। उन्होंने जो कानून पास किया था उसी के तहत चला। बाबा साहब आम्बेडकर को बॉम्बे में पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, इसलिए चौदार तालाब पर पानी पीने के लिए गए थे। पानी अच्छा मिलता था। हमारे लोगों को सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने के लिए मनाही थी, उसके विरोध में बॉम्बे काउंसिल ने कानून पास किया था। उस कानून को सामान्य आदमी अमल नहीं कर सकता, अमल करके दिखाने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने यह आंदोलन शुरू किया था।
पानी पीने के लिए नहीं था। और हमारे लोगों की बहुत पिटाई हुई। जब पिटाई हुई तो बाबा साहब आंबेडकर ने वहां से अपने रणनीति में परिवर्तन किया। वो पहले कहा करते थे, रिकॉर्ड में अवेलेबल है, क्या कहते थे पहले? अस्पृश्यता हिंदू धर्मावली कलंक है। अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है और उसको धोने की जिम्मेदारी सभी लोगों की है, सभी हिंदुओं की है। जब चौदार तालाब पर उनके लोगों की पिटाई हुई तब उन्होंने कालाराम मंदिर के सत्याग्रह के दौरान अपनी वैचारिक भूमिका में परिवर्तन किया और कहा, अस्पृश्यता हमारे नरदेह पर लगा हुआ कलंक है और उसको धोने की जिम्मेदारी सभी लोगों की नहीं है। ये जिनके नरदेह पर लगा हुआ है उनकी जिम्मेदारी है। वैचारिक मौलिक परिवर्तन। ये बाबा साहब आंबेडकर जिंदाबाद 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 बहुत कहना आसान है, ये जो कह रहा हूं ये समझना मुश्किल मामला है। नहीं तो हमारे लोगों का क्या चलता है? जय 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 जय। अरे असं केल्यानं जय होत नाही रे बाबा, होत नाही रे। माझ्या समोर मी बघून राहिलो, होत नाही। मनसुडे साहेब, तुम्हाला पिटाई कशी होते रमाबाईचा अनुभव आहे? कशी माणसं आमचे मारतात आणि आमचे नेते कसे पडून जातात चाहायला, त्याचे कसे कपडे फाडले जातात, ते सर्व रेकॉर्ड आहे। तो ये बात आपको बता रहा हूं। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपनी रणनीति वर्तमान में बनानी होगी, चलानी होगी, तब जाकर के ये बात हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आंदोलन चलाने के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने अपने रणनीति में परिवर्तन किया और कालाराम मंदिर का सत्याग्रह शुरू करने के पहले ये बात उन्होंने कही कि नहीं, अस्पृश्यता सभी लोगों के शरीर पर लगा हुआ कलंक नहीं है, हमारे शरीर पर लगा। ये अब हम देखेंगे, दूसरे देखे कि नहीं देखे, अब हम देखेंगे। और इतने में बाबा साहब आंबेडकर को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनविटेशन लेटर मिला तो उन्होंने कालाराम मंदिर के सत्याग्रह को थोड़ी देर के लिए रोक के रखा और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। दादा साहब गायकवाड़ ने बाबा साहब को चिट्ठी लिखा कि कालाराम मंदिर का सत्याग्रह दोबारा शुरू करने की अनुमति दिया जाए। तो बाबा साहब आंबेडकर ने रिटर्न लेटर लिखा है। मनसुड़े साहब, दादा साहब को समझ नहीं आ रहा था ये क्या कर रहे हैं। तो चिट्ठी में लिखा, कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार हासिल करना और उसके लिए आंदोलन करना, उसकी जिद पैदा करना, ये हमारे आंदोलन का लक्ष्य था। कालाराम का दर्शन करना हमारे आंदोलन का मकसद नहीं था। परमिशन देने देत नहीं, रिकॉर्ड है, रिटर्न है, लंदन से भेजा लेटर। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आंबेडकर वहां डिमांड करते हैं कि हमारे लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए और रियल रिप्रेजेंटेशन चुनने का तरीका सेपरेट इलेक्टेड। अंग्रेज लोग उनकी बात को मान लेते हैं। 17 अगस्त 1932 को अंग्रेजों ने उनकी बातों को स्वीकार किया और सेपरेट इलेक्टेड घोषित किया, मंजूर किया जाता है। उसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। यदि गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन था, सभी लोगों को अधिकार बहाल करने का आंदोलन था, तो बाबा साहब आंबेडकर ने जो अधिकार हासिल किया था उस अधिकार को छीनने के लिए गांधी जी आमरण अनशन क्यों कर रहे थे?
यदि आपको समझ में नहीं आया, दोबारा बताता हूं, यदि गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन था, यदि ये सच था, तो बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लोगों को जो हक और अधिकार हासिल किया था, उसको छीनने के लिए गांधी जी ने उपवास आमरण अनशन क्यों किया था? अंग्रेजों के विरोध में आमरण अनशन करने के बजाय बाबा साहब अंबेडकर ने 17 अगस्त 1932 को जो सेपरेट इलेक्टेड हासिल किया था, उसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। हमारे लोगों को पता ही नहीं। और आमरण अनशन करने के बाद जबरदस्ती हमारे लोगों पर जबरदस्ती, अंबेडकर मेरी बात मानो, नहीं मानते हो मैं मर जाता हूं। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत, बंसुड़े साहब देखो, बहुत लोगों को मालूम नहीं है अहिंसा का सिद्धांत गांधी जी का। कैसे? अंबेडकर मेरी बात मानो, नहीं मानते हो मैं मर जाता हूं। साला बड़ा अजीब किस्म का अहिंसा था। अंबेडकर मेरी बात मानो, नहीं मानते हो मैं मर जाता हूं। अरे ये कहना चाहिए था, अंबेडकर मेरी बात मानो, नहीं मानते हो मार दूंगा, तुमको मार दूंगा, ऐसा बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अंबेडकर मेरी बात मानो, नहीं मानते हो मैं अपने आप को मार दूंगा, और मारने के बाद लिखूंगा मेरे मरने के लिए अंबेडकर जिम्मेदार है। अहिंसा वाली गांधी जी की अहिंसा साला अजीब किस्म की अहिंसा, इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं। जबरदस्ती, जबरदस्ती करना ही हिंसा है। ये गांधी जी हिंसा करने का काम कर रहे थे, उस हिंसा को अहिंसा कहते थे। और इस जबरदस्ती की वजह से पुनः पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को, और जॉइंट इलेक्टेड सेपरेट इलेक्टेड के बजाय थोपा गया। इस जॉइंट इलेक्टेड के तहत आजाद भारत में 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं। 1952 को 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उसके अनुसार भारत का लोकसभा का पहला चुनाव 1952 को हुआ, और उसमें 22.5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जॉइंट इलेक्टेड के तहत कांग्रेस ने टिकटें दी, और जॉइंट इलेक्टेड के तहत हमारे लोगों को कांग्रेस ने चुनवा कर लाया, और हमारे एससी और एसटी के लोगों के समर्थन से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। भारत के आजाद भारत के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी अभी 2019 में देश के प्रधानमंत्री बने, बीजेपी के 303 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए। उस चुनकर आए वे 303 में 76 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के जॉइंट इलेक्टेड में चुनकर जाने वाले लोग। इसका मतलब आप लोग ऐसा मानते होंगे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने बीजेपी को वोट क्यों दिया? आप लोगों के दिमाग में ऐसा असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत सारी बातें मालूम है नहीं है, समझदारी है नहीं है। मान लो ये जॉइंट इलेक्टेड में शेड्यूल कास्ट का आदमी चुनाव लड़ रहा है, जॉइंट इलेक्टेड में आदिवासी का आदमी चुनाव लड़ रहा है, तो आदिवासी का आदमी और शेड्यूल कास्ट का आदमी बीजेपी को कहां वोट दे रहा है? अरे मेरे जाति का शेड्यूल कास्ट का आदमी है, मुझे इसको वोट देना है मंसूर साहब, है कि नहीं? ये षड्यंत्र है, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। तो हमारे लोग बीजेपी को, हमारे लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते। वहां खड़ा शेड्यूल कास्ट का आदमी है, वहां खड़ा शेड्यूल ट्राइब का आदमी है, वो शेड्यूल कास्ट को वोट दे रहा है, वो शेड्यूल ट्राइब को वोट दे रहा है। वोट देने से वो चुनकर आ रहा है, आने के बाद वो हमारा सपोर्ट कांग्रेस को दे रहा है, हमारा सपोर्ट बीजेपी को दे रहा है। आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 और 32, ये विधानसभा और लोकसभा में जॉइंट इलेक्टेड 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसमें भी है।
इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान सुपुर्द किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो उस समय भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कहा इस संविधान की बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूं। कितने लोगों को पता है? हमारे लोगों को पता नहीं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान है नवीन। आता इतक्यात एक नवीन आहे आमचे लोक जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी इतकंच म्हणत. इतक्यात नवीन डेव्हलपमेंट जय संविधान. अरे म्हणा रे, पण बाबासाहेब असं म्हणतात की सर्वच गोष्टीशी सहमत नाहीये. ती लक्षात ठेवून म्हणा, माझं काही म्हणणं नाहीये. काय मंजुळे साहेब, ये बाबा साहब आम्बेडकर जॉइंट लोक टेट से सहमत नहीं थे, 330 से सहमत नहीं थे, 332 से सहमत नहीं थे. जब तुम जय संविधान बोलोगे तो कल कैसे निकालोगे 330 332? अगर निकालने का मामला आया तो बाबा साहब तो उसे सहमत नहीं थे. मेरे को मौका मिले साले पिछवाड़ में लात मारूंगा, 330 332 को निकाल दूंगा, एक झटके में निकाल दूंगा. पार्लियामेंट में पास होता है कि नहीं होता है, अध्यादेश निकाल के हटा दूंगा. कानून जानता हूं मैं, संविधान को जानता हूं मैं, वकील नहीं हूं मगर जानता हूं. ये अध्यादेश से भी कानून बनाया जा सकता है. पार्लियामेंट में कानून पास होने के पहले अध्यादेश निकाल कर पिछवाड़े पे लात मार सकते हैं. दलालों को, बड़वों को निकालो, खत्म करो. बाबा साहब का शब्द है. बाबा साहब आम्बेडकर ने जॉइंट लोक टेट से चुनकर जाने वाले लोगों को व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, इन 3 ग्रंथों में बाबा साहब आम्बेडकर ने जॉइंट लोक टेट से चुनकर जाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को दलाल और भड़वे का क्या कहा? ये चुनकर जाने वाले लोग SC ST के दलाल है, भड़ुए है. दलाल भड़वे है, समझ में आता ना? है? हाँ, आता है. कुछ लोगों को आता है, सबको नहीं आता है, मगर आता है. चलो कोई बात नहीं. बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजी में लिखा एजेंट ऑफ द कास्ट, अंग्रेजी शब्द. व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल में बाबा साहब आम्बेडकर ने शब्द लिखा एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू. मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूं. दलाल और भड़ुआ. क्यों बता रहा हूं? आपको समझना चाहिए. मैं एजेंट समझता हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आता. आप बोलेंगे अरे LIC का एजेंट है. आप लोग सारा उल्टा है कर दो कि अरे LIC का भी एजेंट होता है. आप लोगों को सारा अर्थ ही समझ में नहीं आएगा. बाबा साहब आम्बेडकर का जो शब्द है उसका अर्थ है दलाल और भड़ुआ. हम लोग चाहते थे MLA बने, हम चाहते थे MP बने, विधायक बने, सांसद बने. उन्होंने हमारे लोगों को दलाल दिया, भड़ुआ दिया, और उसको हम लोग पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? विधायक जी, MLA साहब, आमदार साहब, खासदार साहब. अबे बाबा साहब दलाल बोल रहा है, उसको तू आमदार साहब बोल रहा है, तू खासदार साहेब बोल रहा है. अरे बाबा साहेब त्याला दलाल म्हणून राहिले रे. बाबा साहब आम्बेडकर जिंदाबाद. अरे कहां मुर्दाबाद हो गया? तुम्हारी वजह से मुर्दाबाद हो गया. बाबा साहब का जिंदाबाद ही कहते रहते हो, और उनके विरोध में जो लोग षड्यंत्र किया उसको भी मानते हो. अरे बाबा साहब को मानने की बात समझ में आती है, उसके विरोध में जो षड्यंत्र किया उसको भी मानते हो. तो इसलिए ये आजादी का आंदोलन होता तो ये सारा षड्यंत्र हमारे लोगों पर थोपा नहीं जाता. 2nd इंडिया एक्ट 35 में इसको कानून बनाया गया. फर्स्ट इंडिया एक्ट के बाद 2nd इंडिया एक्ट 1935 में इसे कानून बनाया गया, और इसके तहत 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए चुनाव हुआ और बहुत सारे दलाल और भड़वे चुनकर आए. ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर का कहना है. ये दलाल और भड़वे आपको समझ में आए इसलिए एक उदाहरण बताता हूं.
बहुत सारे उदाहरण, एक उदाहरण बता दो। ये राजस्थान में ये जस्टिस अकोदिया जी थे, वो और कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर चतुर्वेदी और एक शेड्यूल कास्ट का एमएलए और ड्राइवर, 4 लोग जयपुर से जोधपुर जा रहे थे। 10-20 किलोमीटर जाने के बाद जो चतुर्वेदी था उसको टॉयलेट आ गया, तो उसने गाड़ी को रोका, अरे गाड़ी रोको 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 रोको, गाड़ी रोका, टॉयलेट के लिए उतरकर चला गया। चले जाने के बाद अंदर जस्टिस अकोदिया और एमएलए शेड्यूल कास्ट का बैठा था। शेड्यूल कास्ट का जो एमएलए बैठा था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर दलाल और भड़वा कहते हैं, मानते हैं, वो देखो वो क्या कह रहा है। जस्टिस साहब, जस्टिस साहब ने बोलो, वो चतुर्वेदी जी टॉयलेट को गए हैं, पानी लेकर नहीं गए। तो जस्टिस साहब ने एमएलए को कहा, विधायक जी को कहा, आमदार साहब को कहा, जोगी जी नहीं गए होंगे, चतुर्वेदी जी का पिछवाड़ा है, वो धोना चाहते हैं, नहीं धोना चाहते हैं, ये कोई विधानसभा का मामला है? ये कोई विधानसभा का सब्जेक्ट है? एमएलए साहब, तुम चिंता कर रहे हो, ये विधानसभा का सब्जेक्ट है, समझ रहे? जस्टिस आदमी तो समझ में आता है उसको, बोल ये विधानसभा का मामला है, तुम चिंता कर रहे हो, उसका पिछवाड़ा है, वो धोना चाहता है, नहीं धोना चाहता, उसकी चिंता है, तू काहे के लिए चिंता कर रहा है? रुक गए। यानी दलाल भड़वे कैसे होते उसका उदाहरण बता रहा हूं। चुप हो गए, फिर आधा मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट होने के बाद फिर कहा, जज साहब देखना, मेरी सहमति लेकर यदि तू पानी लेकर जाना चाहता है तो बिल्कुल भी मैं तेरे को अलाउ नहीं करूंगा, तेरे को पानी लेकर जाना है जा, मगर मेरे को मत पूछना, तू मेरे को भी इसमें शामिल करना चाहता है, तेरे को जाना है जा, मेरे को मत पूछ। बोतल उठाया गया। यहां वो जस्टिस साहब बोल रहे थे, जस्ट अजमेर में स्टेट अधिवेशन में, भाई यहां बैठा था। मैंने जज साहब को पूछा, जज साहब वो हमारा जो एमएलए शेड्यूल कास्ट का था, वो पानी की बोतल लेकर ही गया या चतुर्वेदी का पिछवाड़ा भी धोया? तो जज साहब ने कहा, झाड़ी के पीछे थे, मैं देख नहीं पाया, हो सकता है ऐसा हो गया हो। आप लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जॉइंट इलेक्टोरेट से दलाल और भड़वे पैदा होते हैं, उन्होंने नहीं सोचा था साले पिछवाड़े धोने वाले भी हो जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के सोचने की एक क्षमता थी, वो इतना आगे नहीं सोच पाते थे कि साला पिछवाड़ा धोने लायक भी आदमी पैदा हो जाएंगे, यानी पतन हो जाएगा, इतना पतन होगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। मगर आपको मैं आजादी का आंदोलन नहीं था ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर होता तो इतना पतनशील लोग उस आंदोलन के बदौलत पैदा नहीं होते, मगर हुए। और इस वजह से बाबा साहब आम्बेडकर ने 1942 को मीटिंग बुलाया नागपुर में, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। 75,000 लोग शामिल थे, बड़ा विशाल अधिवेशन। 25,000 महिलाएं थी, 50,000 पुरुष डेलीगेट थे। वो रेजोल्यूशन पास किए, सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। वो हमारे लोगों को ओरिजिनल रेजोल्यूशन पढ़ लेना चाहिए, बहुत लोगों के तो समझ में नहीं आएगा, मगर किस तरीके से बाबा साहब आम्बेडकर सोचते थे और किस तरह से हमारी लोगों की लड़ाई लड़ते थे तो पता चलेगा। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जब इतना बड़ा अधिवेशन किया तो उनकी ताकत देखकर अंग्रेजों ने 1942 को बाबा साहब आम्बेडकर को सेंट्रल गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर बनाया और 4 मंत्रालय का कार्यभार दिया, लेबर, सिंचाई, सीपीडब्ल्यूडी और इरिगेशन। 4 मंत्रालय आज कैबिनेट में है। नरेंद्र मोदी के 4 मंत्रालय का कार्यभार बाबा साहब आम्बेडकर को दिया गया 42 और 43 में बाबा साहब आम्बेडकर ने इस सत्ता का उपयोग करते हुए
8.33% रिजर्वेशन 13 अगस्त 1943 को ऑर्डर निकाला। गुलाम भारत में ही रिजर्वेशन को 8.33% लागू किया। जैसे ही ऑर्डर निकाला, गांधी जी को मालूम हो गया और गांधी जी को मालूम हो गया, मगर मालूम होने के पहले ही गांधी जी ने देखा कि बाबा साहब आंबेडकर को अंग्रेजों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर लिया। ये अंग्रेज लोगों को भगाना होगा, नहीं तो ये तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ताकतवर बनाने का काम करेंगे। अंग्रेजों को भगाना होगा। इसलिए गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। यदि बाबा साहब आंबेडकर को लेबर मिनिस्टर नहीं बनाया गया होता, सिंचाई मंत्री नहीं बनाया गया होता, बिजली मंत्री नहीं बनाया गया होता, CPWD मंत्री नहीं बनाया गया होता, तो गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू नहीं होता। गांधी जी ने सोचा यदि अंग्रेजों को नहीं भगाया जाएगा तो ये इन लोगों को, बैकवर्डों के लोगों को, तमाम लोगों को ताकतवर बनाने का काम करेंगे, भगाना होगा। इसलिए गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। नरेंद्र मोदी कहता है भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। बड़ा तो था, तेरे जैसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाने वाला तो बड़ा तो था ही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब आंबेडकर के विरोध में यह आंदोलन था और बाबा साहब आंबेडकर हमारे इस आंदोलन के द्वारा बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। आपको ध्यान रखना होगा जो बात मैं आपको बता रहा हूं। 18, 19, 20 जुलाई 1942 को जो अधिवेशन बाबा साहब आंबेडकर ने नागपुर में 75,000 डेलीगेट का सारे देश के लोगों को वहां बुलाया था, महिलाएं भी थी, वो जो संगठित शक्ति का निर्माण किया, उसके बदौलत बाबा साहब आंबेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया। और अभी जो नरेंद्र मोदी ने जितने लेबर एक्ट बाबा साहब आंबेडकर ने पास किए थे, सारे लेबर एक्ट खत्म कर दिए और सारे खत्म करके केवल 4 रखा। बराबर केदार जी, इसके लिए अभी हम लोग भारत बंद करेंगे। सारे लेबर एक्ट जो बाबा साहब आंबेडकर ने बनाए थे लेबर लोगों के समर्थन के लिए, पता नहीं हमारे लोगों को, बाबा साहब आंबेडकर जब लेबर मिनिस्टर बने तो लेबर लोगों के हक में कानून बनाए। आजादी के पहले कानून बनाए। वो नरेंद्र मोदी के द्वारा आरएसएस के लोगों ने सारे कानून खत्म कर दिए और सारे कानून के जगह केवल 4, बहुत सारी बातें खत्म कर दी। पता ही नहीं हमारे लोगों को, जानकारी नहीं है। हमारे लोगों को वो लोग क्या पढ़ा रहे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान के सिद्धांत के आधार पर, हिंदू मुसलमान के थ्योरी के आधार पर 14 अगस्त 47 को भारत का विभाजन हुआ। हिंदू मुसलमान के सिद्धांत के आधार पर, हिंदू मुसलमान के थ्योरी के आधार पर 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना, भारत का विभाजन हुआ। आरएसएस के लोग आज दोबारा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान एक कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है वो भारत का दूसरा विभाजन करने के दिशा में आगे बढ़ रहे। बहुजनों को सतर्क रहना होगा। जब 14 अगस्त 47 को इन्होंने भारत का विभाजन किया तो हमारे लोगों के पास ताकत नहीं थी, संगठित शक्ति नहीं थी। मैं ब्राह्मणों को चेतावनी देता हूं, 1 इंच भूमि तोड़ने नहीं देंगे। अब हम तैयार है, अब तैयार है, रेडी है, 1 इंच नहीं तोड़ने देंगे। दोबारा तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, दोबारा भारत के विभाजन की साजिश कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। और कौन कर रहे हैं? आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, जो डेली राष्ट्रवाद 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 राष्ट्रवाद। अबे तुमसा राष्ट्रवाद गधे समझ रखा है हम लोगों को। देश को तोड़ने वाला साले 24 घंटे काम कर रहे हो और प्रचार राष्ट्रवाद का कर रहे हो। तोड़ने का काम डेली कर रहे हो,
और प्रचार राष्ट्रवाद का कर रहे हो, बयान राष्ट्रवाद का दे रहे हो, प्रैक्टिस तोड़ने का कर रहे हो। तो प्रैक्टिस सही है, बयान सही नहीं है। ध्यान रखने का, बयान तो लोगों को भ्रम में डालने के लिए किया जा रहा है। तो हम लोग अभी समझदार हैं, जानकार भी है, समझदार भी है, होने नहीं देंगे। ये सारी बातें हम लोग समझ रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश है, इसको हम रोकेंगे पूरी ताकत के साथ। तो बाबा साहब आम्बेडकर को उन लोगों ने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद अंग्रेजों ने बहुत बड़ी भारी हिंसा हुई। क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, और एक बयान दिया, डू और डाई, करो या मरो। सारे लोगों को, हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है गांधी जी का नाम लेकर? गांधी जी के संत, तूने कर दिया कमाल, न तूने तलवार उठाई, न ढाल उठाई, और तूने हमें आजादी दिलाई। अबे हिंसा करने का आदेश दिया, डू और डाई। कह ऐसा अर्थ, करो या मरो। गांधी जी ने हिंसा करने का आदेश दिया है, अरे रिकॉर्डेड बोल रहा हूं। और राष्ट्रव्यापी हिंसा हुई। राष्ट्रव्यापी हिंसा होने के बाद सारा डॉक्यूमेंट सारे देश से अंग्रेजों ने इकट्ठा किया। बाबा साहब आम्बेडकर सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, उनके पास एज ए मिनिस्टर वो सारा दस्तावेज रखा। ये देखो, राष्ट्रव्यापी हिंसा, बाबा साहब आम्बेडकर को सारा डॉक्यूमेंट बताया गया। ये देखो, राष्ट्रव्यापी हिंसा, गांधी जी अहिंसा 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 करने का आदेश दिया। अब पढ़ाया क्या जाता है? गांधी जी अहिंसा। ये बात समझना है हम लोगों को। फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट। और ये डाटा उन्होंने अंग्रेजों को भेजा, चर्चिल प्रधानमंत्री था। जब डाटा भेजा गया तो चर्चिल पहली बार, इतना भयानक हिंसा देखने के बाद चर्चिल ने पहली बार एडमिट किया कि हम भारत के आजादी के बारे में विचार करने के लिए तैयार है। 9 अगस्त 42 के पहले चर्चिल आजादी पर बात भी करने के लिए तैयार नहीं थे। इतनी बड़ी हिंसा हुई। और फिर उसके बाद 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया। इंटरिम गवर्नमेंट में जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ और गांधी जी जीवित थे। गांधी जी ने बयान दिया सरदार पटेल के द्वारा, रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं। क्या बयान दिया गांधी जी ने? अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। तो पत्रकारों ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी दरवाजे बंद करने के बाद खिड़कियां बंद करने की क्या जरूरत है? तुम जानते नहीं हो अंबेडकर को, वो बहुत बड़ा विद्रोही आदमी है। जब दरवाजे बंद देखेगा तो खिड़की के पास जाएगा ही जाएगा, चुप रहने वाला आदमी नहीं है। इसलिए पहले से मैं खिड़कियां भी बंद करवा रहा हूं। बाबा साहब आम्बेडकर, बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल और बैरिस्टर फजलुल हक जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी मदद से, मुसलमान की मदद से, वहां का चीफ मिनिस्टर मुसलमान था और हमारे लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनाया था, फजलुल हक को। बंगाल के शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बंगाल के मुसलमान को वहां का मुख्यमंत्री बनाया था। उसकी मदद से बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर गए, जिसके लिए गांधी जी ने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थे। जब बाबा साहब आम्बेडकर चुनकर गए, अकेले थे। अनियंत्रित बहुमत उनके पास था। गांधी जी के पास, कांग्रेस के पास अनियंत्रित बहुमत था। और गांधी जी का और कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ झगड़ा, और झगड़ा होने के बाद
मामला पाकिस्तान और पार्टीशन का मामला खड़ा हो गया। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को गांधी जी ने माउंटबेटन को मिलने के लिए भेजा, और माउंटबेटन को मिलने के लिए भेजा और कहा, समझा कर कहा, ये पार्टीशन को स्वीकार कर ले। जवाहरलाल नेहरू ने पार्टीशन को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद दूसरे दिन अखबार में खबर आई कि जवाहरलाल ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव माउंटबेटन का स्वीकार कर लिया। तो गांधी जी ने बयान दिया, मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। राजनीति समझ आ रही? मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। माउंटबेटन ने जवाहरलाल को दोबारा बुलाया और अखबार उधर ही थे। क्या है? मैं तो यही समझ रहा था कि गांधी जी ने तुमको भेजा और प्लान बनाकर भेजा, स्वीकार करने के लिए भेजा, तो अब गांधी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? भारत पार्टीशन के विरोध करेंगे, क्यों कह रहे? तो माउंटबेटन ने जवाहरलाल को कहा, क्यों कह रहे? तो जवाहरलाल ने माउंटबेटन को कहा, कांग्रेस महासमिति में गांधी जी का बहुमत है और महासमिति में जो मैंने वादा किया उसका रेजोल्यूशन पास करना होगा। जब तक कांग्रेस महासमिति में रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, पार्टीशन नहीं होगा। तो इसलिए गांधी जी का समर्थन आपको लेना होगा। और गांधी जी का समर्थन कैसे ले? माउंटबेटन ने जवाहरलाल को पूछा। जवाहरलाल ने कहा, गांधी जी से वार्ता करो। वार्ता क्यों करो? मैं अपनी बात कहता हूं, तुम अंग्रेज हो, बनिया, गांधी जी भी बनिया, दो बनिया बैठकर आपस में ले देकर मामला रफा दफा कर दे। क्योंकि दो बनिया बैठेंगे तो ले देकर मामला रफा दफा हो जाएगा। अंग्रेज भी बनिया है, वो भी बनिया है गांधी। माउंटबेटन ने गांधी जी को चिट्ठी लिखी, वार्ता करने के लिए बुलाया। गांधी जी जाने के पहले मौलाना आज़ाद को बुलाया। मौलाना आज़ाद को पूछा, मौलाना, माउंटबेटन ने बुलाया पार्टीशन पर बात करने के लिए, अगर मैं भारत के विभाजन का विरोध करूं तो आप किसका साथ दोगे? तो मौलाना ने कहा, आपका। अगर आप भारत विभाजन का विरोध करोगे तो मैं आपका साथ दूंगा। मौलाना आज़ाद ने गांधी जी को कहा। मौलाना का समर्थन लेकर गांधी जी अकेले ही माउंटबेटन को वार्ता करने के लिए निकल गए। अब समर्थन दिया तो मौलाना को लेकर जाना चाहिए था, मगर गांधी जी कभी भी अंग्रेजों के साथ जब भी वार्ता करते थे अकेले में करते, क्योंकि अकेले में लेन देन करना बड़ा आसान होता है और तीसरे को पता नहीं चलता। गांधी जी गए, वहां पर एयर कंडीशन लगा था, गांधी जी के कमर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। थोड़ी देर में गांधी जी को ठंडी लग गई। माउंटबेटन के बीवी ने देखा कि गांधी जी को ठंडी लग रही है, 78 ईयर ओल्ड आदमी हो गया है। तो गांधी जी की माउंटबेटन की बीवी घर में जाकर शाल लेकर आई, उसको डबल करके गांधी जी को लपेटा। लपेटने के बाद गांधी जी को गर्मी आई। आप सोचते होंगे, मेश्राम जी आप तो ऐसे बयान कर रहे जैसे साइड में खड़े होकर देख रहे थे। ये बयान मैं फ्रीडम एट मिडनाइट नाम का जो किताब है उसमें लिखा हुआ है वो बता रहा हूं, बगैर सोचे समझे नहीं बोलता हूं, सबूतों के साथ बोलता हूं। ये फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा हुआ है वो बता रहा। और फिर गांधी जी की और माउंटबेटन की वार्ता शुरू हुई। तीसरा आदमी नहीं था। अब पता कैसे चलेगा? चले गांधी जी की और माउंटबेटन की वार्ता में क्या हुआ पता कैसे चलेगा? गांधी जी की और माउंटबेटन की वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद गांधी जी बाहर आए। बाहर आने के बाद मौलाना आजाद ने गांधी जी को पूछा, क्या हुआ? मौलाना आजाद ने गांधी जी को पूछा, क्या हुआ? पार्टीशन का समर्थन करते हुए मैं वापस आ रहा।
गांधी जी ने मौलाना आजाद को जवाब दिया, क्या जवाब दिया? पार्टीशन को समर्थन करते हुए मैं बाहर आ रहा हूं। एक बात मौलाना आजाद को बताई। मौलाना आजाद ने जो किताब लिखा इंडिया विंस फ्रीडम, उसमें लिखा तो जब गांधी जी ने यह बयान दिया कि मैं पार्टीशन का समर्थन करते हुए वापस आ रहा हूं, तो इस सेंटेंस को आधार बनाकर मैं गांधी जी और माउंटबेटन के बीच में क्या वार्ता हुई होगी कल्पना करके इतिहास बताता हूं। आप लोगों को भी अजीब लगा, साला कल्पना करके इतिहास? हाँ, कल्पना करके इतिहास, क्योंकि मेरे पास आधार है कि मैंने पार्टीशन का समर्थन करते हुए वापस आ रहा हूं, आधार है। इसके आधार पर मैं बताता हूं क्या वार्ता हुई हो। तो गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा होगा, बताइए आपने क्यों बुलाया? माउंटबेटन ने कहा होगा, वही पार्टीशन के ऊपर बात करना है। तो मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को पाकिस्तान मिल जाए, बचा हुआ जो देश है उस पर जवाहरलाल प्रधानमंत्री बन जाए और देश का सरदार पटेल भी सत्ता में शामिल हो जाए। ये आपके दोनों दाएं बाएं चेले हैं, दो हाथ है, ये मैं चाहता हूं। माउंटबेटन ने कहा होगा। तो गांधी जी ने क्या कहा होगा? नहीं, ये तो सरदार पटेल को और जवाहरलाल को मिल रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा होगा, गांधी जी आप तो महात्मा हैं, आप तो संत हैं, आपको क्या चाहिए? संत को, महात्मा को भारत में तो बोलते हैं निसंक होता है, उसको कुछ चाहिए नहीं होता है, आपको भी कुछ चाहिए? बताइए क्या चाहिए? नहीं, आप जानते हैं मुझे क्या चाहिए। अरे मैं कैसे आत्म साक्षात्कारी थोड़ी हूं जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको पढ़ लूं। आप बताइए क्या चाहिए आपको? तो गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा, आप लोगों ने घोषित किया कि आज़ाद भारत में शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टेड दिया जाएगा। 15 मार्च 1947 को डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान सभा को मेमोरेंडम दिया वो आपको भी दिया, तो आप उनके सेपरेट इलेक्टेड की बात मानते हो? ये पब्लिक में आया है, लाउड स्पीकर, अब रेडियो पर आया है, आप इस बात को मानते हैं? तो माउंटबेटन ने कहा कि तो आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो सेपरेट इलेक्टेड अंग्रेजों ने आज़ाद भारत में देने का वादा किया उसे रद्द किया जाए। यदि अंग्रेज लोग डॉक्टर अंबेडकर को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टेड देने का वादा पीछे लेते हैं तो मैं भारत के विभाजन का आप लोगों का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार। बंसोड़े साहब, राजनीति आ रही नहीं समझ? गांधी जी कितने बड़े महात्मा थे। भारत का विभाजन मानने के लिए मैं तैयार हूं, मेरी एक शर्त है, आजाद भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को कोई अधिकार, रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार ना दिया जाए। माउंटबेटन ने सोचा ये बड़ा प्रश्न है, पहले उसको हल कर लेते हैं, उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का मामला कैसे हल करना है वो देख लेते हैं। तो गांधी जी की बात को ये माउंटबेटन स्वीकार करते हैं, और जब स्वीकार करते हैं तो स्वीकार करने के बाद गांधी जी बाहर आते हैं और मौलाना आजाद को कहते हैं पार्टीशन की बात को स्वीकार करते हुए मैं आ रहा हूं। और गांधी जी ने महासमिति की मीटिंग बुलाई। महासमिति में 177 लोग थे, उसमें 15 लोगों ने गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और बाकी सभी लोगों ने, 152 लोगों ने समर्थन किया। भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव की कॉपी गांधी जी ने माउंटबेटन को दे दी। देने के बाद माउंटबेटन ने माना
कि गांधी जी और मेरे बीच में जो समझौता हुआ उसे गांधी जी ने स्वीकार किया, रेजोल्यूशन पास करके। अब मेरी जिम्मेदारी है कि गांधी जी की बात को भी मुझे मान लेना चाहिए। गांधी जी की बात को मानते हुए माउंटबेटन ने ऐलान किया कि गांधी जी की बात को हमें मंजूर। तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट डिलोकेटेड नहीं दिया जाएगा, यह बात माउंटबेटन ने बाबा साहब आंबेडकर को कम्युनिकेट किया। जैसे ही कम्युनिकेट किया, बाबा साहब आंबेडकर लंदन गए, क्योंकि जो गवर्नर था वो तो बाबा साहब आंबेडकर की बात मानने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वो लंदन गए। लंदन में चर्चिल था, ये नहीं चर्चिल नहीं था, चर्चिल की सरकार चली गई थी। क्लेमेंट एटली आया था और बाबा साहब आंबेडकर ने मंत्रियों को वार्ता की। कोई भी मंत्री बाबा साहब आंबेडकर की बात मानने के लिए, सुनने के लिए भी राजी नहीं था। कुछ दिन रुकने के बाद बाबा साहब आंबेडकर लंदन से बॉम्बे उतरे और बॉम्बे उतरते ही उन्होंने बयान दिया, मैं ऐसे किसी संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं हो जो संविधान हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार नहीं है। ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों को ये लैंग्वेज जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल है समझ में नहीं आती। उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि यदि जो संविधान लिखा जा रहा है वो संविधान हमारे लोगों को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार नहीं है तो मैं ऐसे किसी संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं हूं, विरोध करूंगा। ये बयान देते ही जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन को मिलने के लिए गए और कहा कि डॉक्टर आंबेडकर का बयान आया तो इससे क्या होगा। तो माउंटबेटन ने बताया कि जितने आपस में विवाद और लड़ाई झगड़ा करने वाले नेता है उसमें आंबेडकर भी है, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना भी है और डॉक्टर आंबेडकर भी है। तो आपको जवाहरलाल को कहा आंबेडकर के साथ समझौता करना होगा, तो आंबेडकर का समर्थन मिलेगा संविधान सभा को और फिर संविधान पास होगा। संविधान पास होगा तो ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाएगा। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, ये अंग्रेजों की पॉलिसी है, ऐसा करना होगा। जवाहरलाल माउंटबेटन से मिलकर सीधा गांधी जी के पास और गांधी जी को कहा कि माउंटबेटन कह रहा है इस संकट से दूर करने के लिए जो आंबेडकर ने कर्जा किया, आंबेडकर के साथ समझौता करना होगा, ऐसा माउंटबेटन का कहना है। गांधी जी इस पर आपका क्या कहना है। गांधी जी ने जवाहरलाल को कहा, जवाहरलाल तुम आंबेडकर के साथ समझौता करने की बात माउंटबेटन कह रहा है, तुम आंबेडकर को जानते नहीं हो। पूना पैक के दौरान मरते मरते बच गया मैं। समझौता आंबेडकर के साथ करना आसान मामला नहीं है, मुश्किल से जान छुड़ाकर मैं मरते मरते बच गया पूना पैक्ट में। तुम जानते नहीं हो आंबेडकर को, मैं जानता हूं। तो क्या करना होगा। गांधी जी को जवाहरलाल ने पूछा क्या करना होगा। गांधी जी ने कहा ऐसा करो, आंबेडकर को संविधान लिखने की जिम्मेदारी दे दो। जवाहरलाल ने कहा इससे तो और संकट बढ़ जाएगा, वो तो अपने हिसाब से लिखेगा, वो तो मानता थोड़ी है, वो उसके बाद ज्यादा बुद्धि है, ज्यादा संकट खड़ा हो जाएगा। गांधी जी ने कहा नहीं ज्यादा संकट खड़ा नहीं। क्यों। बहुमत हमारे पास है, संविधान सभा का बहुमत हमारे पास है, आंबेडकर अकेले है। जो भी ड्राफ्ट आंबेडकर बनाएगा वो संविधान सभा में डिस्कस होगा, डिबेट होगा और बाद में पास होगा। तो पास कितना करना है कितना नहीं करना है ये तो हमारे पास पावर है। तो उसका सिस्टम बनाया गया था। बाबा साहब आंबेडकर ड्राफ्ट तैयार करते थे, अनौपचारिक इनफॉर्मल सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीन लोगों के पास वो ड्राफ्ट पहले ही जाता था। ये तीन लोग पास करते थे, पास करने के बाद संविधान सभा में पेश होता था, संविधान सभा में डिस्कस डिबेट होता था और डिस्कस डिबेट में कांग्रेस के बहुत सारे उस्ताद लोग बहुत सारे सवाल खड़ा करते थे।
जवाहरलाल के पास कोई जवाब नहीं होता था, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कोई जवाब नहीं होता था, ऐसे क्रिटिकल सवाल खड़ा कर देते थे। फिर बाबा साहब आम्बेडकर को खड़ा करते थे कि तुमने ही बनाया, जवाब दो। बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में उठकर सबका जवाब देते थे। जवाब देने के बाद सारे संतुष्ट हो जाते। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड बातें, चुप हो जाते। ऐसा करते 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 2 साल 18 दिन संभव था, है? इतना दिन लगाकर ये संविधान पास हुआ और फिर वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 63 आर्टिकल बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लोगों के फेवर में लिखे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी, 4 लोगों के फेवर के लिए संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर ने 63 आर्टिकल लिखे। आर्टिकल 395 में से और फिर 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो स्पीच दिया वो मैंने आपको पहले बताया। उस पर बाबा साहब आम्बेडकर जानते थे ये लोग उस पर अमल नहीं करेंगे। कांग्रेस ने उसके विरोध में षड्यंत्र किया, ना अमल करने का काम किया और जवाहरलाल नेहरू ने पहले लोकसभा के चुनाव में 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और भारत के पहले संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। जवाहरलाल नेहरू, जिसको लोग क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान सेकुलर, बच्चों का चाचा। चले हम सगे चाचा को चाचा नहीं कहते, मगर नेहरू को चाचा कह के ही बोलते हैं। जिसको हम ऐसा कहते हैं उसने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। 22.5% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नॉमिनेटेड लोगों की सहमति लेने की जरूरत ही नहीं थी। और फिर वहां से उन्होंने संविधान पर अमल करने के बजाय संविधान के विरोध में दुनिया भरी का काम करते रहे। कांग्रेस के लोगों ने संविधान के विरोध में काम किया। मुसलमानों को 15% मुसलमान है, प्रशासन में मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। मुसलमान को केवल बीजेपी और आरएसएस के लोग ही विरोध करते हैं, सही नहीं है। नेहरू, कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने 2-2.5% एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस आईपीएस अधिकारियों में मुसलमानों की संख्या को आगे बढ़ने नहीं दिया। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो सीनियर आईएएस अधिकारियों को बुलाया। अटल बिहारी ने कहा कि हमको मुसलमानों के विरोध में कुछ करना है, आप सीनियर आईएएस अधिकारी हो, बताओ क्या कर सकते हैं। सीनियर आईएएस अधिकारियों ने अटल बिहारी को बताया कुछ नहीं कर सकते। कहा क्यों? अरे हमारी सरकार है, कुछ नहीं कर, ऐसे कैसे कर नहीं सकते, करेंगे, बताइए। कहा कांग्रेस ने करने के लिए छोड़ा तो करेंगे ना। आपको मुसलमानों के विरोध में कुछ करने के लिए कांग्रेस ने छोड़ा तो करेंगे ना। 2-2.5% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। 2-2.5% से 0 करोगे क्या है? और अगर 0 करोगे तो भारत को तेल नहीं चाहिए है? भारत को तेल नहीं चाहिए, और तेल तो मुसलमानों के पास है? जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियां है वो मुसलमानों की है और तेल उनके पास है। उनको तेल नहीं चाहिए। अटल जी आपको तेल चाहिए ना, तो 2-2.5% जैसे अचार
चूसने के लिए रखा जाता है ना, वैसे 1-2% मुसलमान को रखना पड़ेगा ना, ताकि मुसलमान देशों को लगे अरे नहीं ये लोग भी मुसलमान भी उधर भी है। अटल बिहारी के पास भी है। अटल बिहारी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि कांग्रेस ने अटल बिहारी के लिए करने के लिए कुछ रखा ही नहीं। तो फिर बीजेपी की सरकार आई तो क्या किया? हिंदू मुसलमान का प्रोपेगेंडा करने का, करना कुछ नहीं, केवल प्रोपेगेंडा करने का। अगर मुसलमान कुछ करना नहीं चाहे तो जबरदस्ती से उनके मस्जिद का मामला खड़ा कर देने। मुसलमान नहीं खड़ा कर रहे, यही खड़ा करते, चाहे ज्ञान व्यापी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, मुसलमान खड़ा नहीं कर रहे, यही कर रहे। यानी मामला हिंदू मुसलमान का ही बना रहना चाहिए। तो आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया? विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। कार्यपालिका में 79.2% आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी ब्राह्मण और तत्समों की भर्ती कर दिया। जुडिशरी में 97% ब्राह्मण एवं तत्सम उच्च जाति के लोगों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भर्ती कर दिया। मीडिया में तो 4 प्रकार का मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी भर्ती, प्रिंट मीडिया पूरी भर्ती, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, एनी अदर महाराज, बचा खुचा महाराज, कितने लोगों के नाम ले भाई, लंबी लिस्ट है, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एक ही लाइन में खत्म कर दिया, बचा खुचा महाराज, आगे सारा का सारा आ गया, सब खत्म हो गया। है ट्रेडिशनल मीडिया। वोकल मीडिया, हमारे लोगों को क्या कहते हैं? अरे इनको तो मराठी बोलना नहीं आता। मराठी पुण्यातली चायला नाकातून बोलणारी मराठी येत आहे बहुजन नाकातून बोलणारी मराठी येत आहे। आमच्यातले काही लोक बामणाच्या बरोबर राहून नाकातून काढतात। बहुजन खूप कोशिश करतात, पण ते बहुजनच आहेत ओरिजिनल चायला मायबापाकडून शिकलेली, ते नाकातून काढतील तर किती काढतील? आता तुम्ही किती प्रयत्न केला तर किती काढणार नाकातून? आपलं ओरिजिनल बरे बहुजन येतच ना बाहेर। तो इस तरह से ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, सारी व्यवस्था पर जो आधुनिक भारत में लोकतंत्र स्थापित किया गया, उस लोकतंत्र के चारों पिलर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सारा कब्जा, सारा का सारा कब्जा। और इसके लिए कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, 3.5% ब्राह्मणों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टी, साली एक नहीं हो सकती, 5-5 है। 6% वोट जिस राजनीतिक दल को पड़ेंगे 4 राज्यों में, वो पार्टी नेशनल मानी जाएगी। अरे एक राज्य में नहीं हो सकता, 4-4 राज्यों में ब्राह्मणों के पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन, नेशनल लेवल की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां, यानी केवल विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया पर ही नहीं, सारा। अगर कांग्रेस को हराना है तो चुनाव आते ही क्या होता है मालूम है? कांग्रेस कहती है हमको वोट नहीं देना चाहते हो मुसलमान, हमको नहीं देना चाहते हो, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अगर मुसलमानों को देखो कांग्रेस वाले कैसे डराते हैं, यहां कुछ मुस्लिम लोग हैं उनको समझाने के, हमको नहीं देना चाहते हो, बीजेपी आ जाएगी। मुसलमानों कहते हैं बीजेपी आ जाएगी, तो बीजेपी नहीं आनी चाहिए, इसलिए मुसलमानों की इच्छा ना होते हुए पंजा 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 पंजा, सारे देश भर में मुसलमान जो है थप्पा मारकर, हम 5 साल लड़ते रहते हैं, मुसलमानों का प्रोटेक्शन करने के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, और चुनाव का 6 महीने है ना, मुसलमान हमारे साथ नहीं रहते, उधर रहे। 4.5 साल तक में है ना, वहां
वामन मेश्राम के साथ क्यों वो लड़ाई लड़ रहे? जब चुनाव का 6 महीने आता है बोलता नहीं बीजेपी है। अबे 4.5 साल तक बीजेपी से तेरे को बचाया, मैं बचाने वाला हूं। कांग्रेस वाले अगर आ भी गए तो फसाद होगा ही होगा, और तुमको बचाने वाले नहीं है। फसाद वो खुद ही करवाएंगे, खुद ही मुसलमानों को मरवाएंगे, और आपको बचाने वाले नहीं है। ये सारा डॉक्यूमेंट्री है। तो इस तरह से साथियों बहुत सारी बातें हैं। मुझे इधर से चिट्ठी आई, 10 बज गया, तो मेरा क्लास जो है वो कम से कम 1.5 घंटे का होता है, प्रोफेसर का 45 मिनट का होता है। प्रोफेसर का क्लास 45 मिनट का होता है, वो थक जाता है। फिर बाहर 45 मिनट बोलने के बाद प्रोफेसर पान खाने के लिए जाता है। क्यों? थकावट को दूर करना। तो मेरा 1.5 घंटे का क्लास होता है मिनिमम, हो गया शायद है। वोड सर झालं ना, हे प्रोफेसर आहे वोड। त्यामुळे आता माझी इच्छा नाही आहे बंद करायची, पण आता बंद करावं लागते। त्यामुळे मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये जो आजादी का आंदोलन था, ये आजादी का आंदोलन नहीं था, ये आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा करने का आंदोलन था। ये कब्जा करने का मामला सफल हो गया है, सारा कब्जा हो गया है, और किसान को कहते हैं तुम पैदा करो फसल, रेट हम लगाएंगे। और बीजेपी वाले आए, उन्होंने कानून बनाया गोहत्या का, तो लोगों कह रहे नहीं, अरे ये हिंदू वाले लोग हैं, बहुत अच्छा कानून पास किया। किसान की गाय 25,000 की 5,000 में, 25,000 की गाय 5,000 में। जो खुश हो गए थे गोहत्या में, ले ऐसा पिछवाड़े पे किसान को मारा, गोहत्या चाहिए, ले 25,000 की गाय 5,000 में। और वो 5,000 की गाय लेकर अल अंसार जो बेंगलोर में गाय को काटने का कारखाना है, उसमें सारे यही बीजेपी वाले। तो जवाहरलाल नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 19% एक्सपोर्ट बढ़ गया बीफ का। गाय का मांस विदेश में एक्सपोर्ट 19% बढ़ गया, और फायदा ही फायदा। जो 25,000 की गाय 5,000 में मिल गई, उसमें 10,000 बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए, 10,000 फिर उनके जेब में। ये सारा खेल है, ये खेल हम लोगों को समझना होगा और हमारे लोगों को समझाना होगा। कम से कम हमारे लोगों का दिमाग ठीक हो जाए, क्योंकि अगर दिमाग ठीक होता है तो उसका आचरण में परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है। ये काम हमको करना होगा। ये करने का काम आने वाले समय में आप लोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं ये बात समाप्त करता हूं, और बचा हुआ मटेरियल बाद में कहीं न कहीं मौका देखकर आपको बता। धन्यवाद।